पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2 है ये। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाइए। आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज केवल सब्सक्राइब करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बेल आइकन दबाना एकदम नहीं भूलें और वीडियो को आप शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। और यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिए और यदि कोई डिसलाइक करते हैं तो डिसलाइक करने का वजह जरूर बता दीजिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया, क्या आपको लगा ऐसा कमी इसमें। आप यदि बताएंगे उसे तो हम लोग आगे इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। आप केवल यदि इसलिए डिसलाइक करते हैं कि आपको डिसलाइक करना है, आपको फिजिक्स नहीं पसंद है, पढ़ाई नहीं पसंद है, तो ये गलत बात है। काफी मेहनत लगता है, तो डिसलाइक किसी वजह से हो, बेवजह नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट दिन हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पर पढ़े थे कि ये जो आपका स्मॉल जी है ये एक तरह से एक्सेलरेशन है, त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैपिटल जी भी पढ़ चुके थे कि ये कांस्टेंट है, ये कभी बदलता नहीं है। और ये हम लोग पढ़े थे कि ये मास है, एम मास है। यदि अर्थ पे रहेंगे तो अर्थ का मास लेना है और कहीं और पे चले जाए आप, यदि चंद्रमा पे चले जाएं तो आपको चंद्रमा का मास लेना है। ये आर क्या पढ़े थे, तो आर आपका दूरी है सेंटर से। अर्थ पे यदि हो तो अर्थ का जो सेंटर है वहां से जहां पे किसी वस्तु को रखा गया है वो वाली दूरी, यदि अर्थ के सरफेस पे रखा गया हो तो ये वाली दूरी हो जाएगा। ठीक है, और यदि वहां पे न रखा गया हो, ऊपर रखा गया हो, तो जहां रखे वस्तु और सेंटर के बीच की दूरी वही आपका आर है। ठीक है, चलिए वैसे आर हम लोग तब लिखते हैं जब सरफेस पे हो, उधर रहे तो प्लस करके लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे हैं तो ये दूरी हो गया। अब किसी ऑब्जेक्ट को यदि यहाँ पे रखे हैं, ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस से मान लिया जाए कि h ऊंचाई पे रखा गया है, अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई पे रखा गया है, यहाँ पे किसी वस्तु को रखा गया है, तो टोटल दूरी लेना होगा इधर से r और इधर से लेना होगा h। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस h। उस कंडीशन में g आपका होगा g m, और दूरी कितना है, इधर r और इधर h, तो वहां लिखेंगे r प्लस h। इस तरह का आप जो है वो बुक में देखे होंगे, वही बात है, यही लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए इसका यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको यदि समझने के लिए यूज करेंगे तो आप एग्जाम में उतना नहीं रिकॉल कर पाएंगे, झूठ मूठ का टफ हो जाएगा और टफ बनाना मेरा आदत नहीं है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है यहाँ पे कि ये अर्थ का जितना मास है, यदि उससे डबल मास वाला कोई एक ग्रह हो, ठीक है, 2 टाइम्स मास वाला यदि एक ग्रह हो, तो जी का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर मान लिया जाए अर्थ में G1 है और यहाँ पर यदि G2 है, तो ये इसके कंपैरिजन में कितना गुना होगा। समझ रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे, आसान है बहुत। ठीक है, देखिए क्या बोला है, डबल मास ही ना डबल बोला है। यहाँ m कितनी बार है, एक बार, तो डबल हो जाएगा। ठीक है, यदि m का स्क्वायर रहता तो कुछ और होता, केवल m है, डबल हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से मान लिया जाए यदि एक चीज और बोल दे कि अर्थ का कोई मास कुछ है मास, और उससे यदि 3 गुना मास वाला कोई एक प्लेनेट है, अर्थ से कितना 3 गुना मास वाला है, तो वहां पे जी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए m को यदि 3 गुना करेंगे तो जी भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना। मतलब मास यदि डबल है तो जी भी डबल होगा, 3 गुना है तो 3 गुना होगा। हम इसको रेशियो से भी बना करके दिखा दे रहे हैं, वेट करिए और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, सारा चीज समझ में आएगा। वैसे ये है ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको भी थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। आप इमेजिन करिए और दिक्कत होता है तो वीडियो को 2 बार देखिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज जो है वो एकदम बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। ठीक है, चलिए अब यही चीज यदि रेडियस पे बोल दिए कि अर्थ का जितना रेडियस है, अर्थ का जितना रेडियस है उससे 3 गुनी रेडियस वाला यदि कोई प्लेनेट है तो वहां पे जी का वैल्यू क्या होगा इसके कंपैरिजन में। फिर से वही बात लिखेंगे, m r स्क्वायर। यहाँ पर देखिए r हमारा क्या है, r पे स्क्वायर है, तो 3 का भी आप स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि r हमारा कहाँ है, ऊपर में है या नीचे में है। नीचे में है तो 9 ना लिख करके 9 को नीचे में लिखेंगे, तो ऊपर में 1 लिखेंगे, कुछ नहीं तो ऊपर में 1 लिखेंगे। समझ रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर जितना जी होगा ना, यहाँ पर जी कितना हो जाएगा, 1/9। जी का 1/9, जी का हो जाएगा 1/9। समझ पा रहे हैं, नहीं तो फिर रेशियो से भी हम बना देंगे। यहाँ पर देखिए रेशियो से समझा दे रहे हैं, यदि आपको दिक्कत है
पहले मास वाला समझिए, ये है अर्थ का मास, और हम बोले थे इसे डबल मास वाला कोई ग्रह है। अब यहां पर देखिए G बराबर m/r², यही होता है। यहां लिखिए, रेशियो निकालेंगे, कैपिटल G मास को करना है यहाँ पे 2 टाइम्स इसके लिए, और दूरी तो कुछ बोला नहीं तो r ही रखेंगे, ठीक है। ये देखिए कट गया कट गया कट गया, क्या आया 1 और यहाँ आया 2, मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब यदि कोई बोला यहाँ G था तो G, मैंने यहाँ जो कुछ भी था उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो से देख सकते हैं आपको यदि दिक्कत होती है, ठीक है। और रेडियस वाला भी यदि रेशियो से देखना चाहें तो ये अर्थ का रेडियस r है, और इसे 3 गुनी रेडियस वाला एक प्लेनेट पे हमको निकालना है। तो फिर से वही चीज लिखिए कि यहाँ पे अर्थ पे कितना होगा, इतना होगा G, यहाँ पे G कितना होगा, स्मॉल g की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितना होगा, यूज करिए फार्मूला कैपिटल G। मास पे कुछ नहीं बोला है, मास वही रखेंगे, और रेडियस बोला है 3 गुना, तो 3 आप लिखेंगे। रेशियो निकाल लीजिए, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ठीक है। और इसका जब स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9 r² हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा 1/9, मतलब यहाँ 1 था तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बोले यहाँ G था तो यहाँ G/9 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट बना या ऐसे बने चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिए, वैसे ये चीज पता ही होगा सबको कि अर्थ पे जितना G है, जब मून पर चले जाते हैं तो G कितना हो जाता है, तो वहां पे G हो जाता है 1/6 मून पे, ठीक है। मून पे कितना हो जाता है, यहाँ जितना है उसका 1/6, ये काफी कॉमन चीज है। वही चीज मरकरी की बात करें, यदि बुध की बात करें तो अर्थ पे जितना G है, बुध पे जो है उसका आपका कितना होगा 19/50, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, कभी परसेंट में बोला तो 1/6 मैंने होता है 16.2/3%, आपको मैथ आता हो उम्मीद करते हैं, और नहीं आता है तो गुना 100 करिए, परसेंट में बदल जाएगा। और यहाँ भी आप यदि परसेंट में लाना चाहते हैं तो गुना 100 करिए, लगभग 38% आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मास और वेट क्या होता है, ठीक है, द्रव्यमान और भार। देखिए डे टू डे लाइफ में हम लोग दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में सेम है नहीं, काफी अंतर है। क्या है देखिए, इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द्रव्य और मान लिखा है। इस द्रव्य का माने होता है पदार्थ, इस द्रव्य का मतलब पदार्थ, लिक्विड नहीं समझना है। चलिए, तो कोई परिभाषा पूछे तो हम ऐसे देंगे कि कोई भी यदि पिंड है, कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है, कोई भी यदि वस्तु है, तो उसमें पदार्थ की कितनी मात्रा है वही उसका मास है। पदार्थ की कितनी मात्रा है वही उसका क्या है, मास है। नहीं समझ पा रहे तो मान लिया जाए एक मुर्गा है, ये इसको काटेंगे तो कितना मास निकलेगा, गांव तरफ बोलते भी है इतना मास निकलेगा, हालांकि उन लोग मांस बोलते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें कितना मास निकलेगा वही उसका द्रव्यमान है, मास है। मान लिया 3 केजी निकला, 3 केजी उसका मास है। 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हम इसको लिखेंगे किसमें, केजी में। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, ग्राम में भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड है केजी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट केजी होता है। वैसे यूनिट पूरा एक चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए, दूसरा बात क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी बदलता नहीं है, स्थान परिवर्तन से इसका मास पे कोई बदलाव, कोई फर्क, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप यहाँ पे रहिए, आप पोल पे चले जाइए, आप पृथ्वी के अंदर चले जाइए, चंद्रमा पे चले जाइए, अंतरिक्ष पे चले जाइए, मास जो है मास जो है उसका कभी न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि अर्थ पे काटने पे यदि किसी मुर्गा में 3 किलो मास निकल रहा है, तो उसको हम यदि मून पे ले जाके काटेंगे तो 3 किलो निकलेगा, और यदि अंतरिक्ष में ले जाके काटेंगे तो 3 किलो निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे खून उसका सूख जाएगा और 1 किलो निकलेगा, तो नहीं होगा, ठीक है। तो मास, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन कंफ्यूजन अक्सर होता है, तो एकदम ध्यान रखिएगा कि मास कभी नहीं बदलता, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन यदि ऐसे पूछा आपसे, मान लिया जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है 60 केजी है, कितना है 60 केजी अर्थ पे, और इसी को यदि हम मून पे ले जाएंगे, चंद्रमा पर ले जाएंगे,
तो वहां पर मास कितना होगा। तो अब जब आप क्या देंगे, कितना होगा बताइए, तो 60 kg होगा, मास कभी नहीं बदलता ना। ठीक है, कोई लोग 1/6 कर दिए, अभी तुरंत बताए कि मास बदलता नहीं है, 1/6 नहीं करना है। ठीक है, 60 का 60 kg रहेगा, कहीं भी चले जाइए। अब बताइए कि हम लोग कैसे जानेंगे 3 किलो 4 किलो कितना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बीम बैलेंस। क्या यूज करेंगे, बीम बैलेंस, दंड तुला। इस तरह का देखे होंगे दुकान में लोग रखते हैं, यहाँ पे एक बीम लगा रहता है, बीम माने डंडा, हाँ ना, घर बनाते वक्त भी लोग बीम देते हैं। दंड तुला माने तराजू होता है, इधर लोहा वाला बटखरा चढ़ाते हैं और इधर वस्तु चढ़ाते हैं, फिर उसको तोलते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यही हमारा क्या है, बीम बैलेंस। ठीक है, तो बीम बैलेंस सही। चलिए एक बात और कि इसमें दिशा नहीं होती है, मास में जो है वो दिशा नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर अदिश सदिश बता चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को पढ़िएगा डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सीक्वेंस में देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसे पढ़ाएं वैसे देखिए तभी समझ में आएगा, बीच से देखिएगा तो एकदम नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, शुरू से देखिए, ये अदिश राशि। चलिए अब चले आते हैं इस पे, भार पे। ठीक है, तो भार क्या है, तो भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का क्या है, बल है। ठीक है, कौन सा बल है, तो जिस बल से पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लिया जाए ये सेब है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जिस बल से खींचती है, आकर्षित करती है, वही बल उसका क्या कहलाता है, भार। तो भार कुछ नहीं बल्कि क्या है, बल। और कौन सा बल, तो जिस बल से पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी क्यों, आप मून पे चले जाइए। ठीक है, तो मून भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, तो मून जिस फोर्स से खींचेगा वो मून पे उसका वेट होगा। ठीक है, अर्थ पे जिस फोर्स से खींचेगा, अर्थ खींच रहा है अपने सेंटर की तरफ, तो मून भी खींचेगा अपने सेंटर की तरफ, जो जितने फोर्स से खींचा वही उसका भार होगा। ठीक है, अब मैथमेटिकली से कैसे लिखेंगे, तो आप जानते होंगे कि फोर्स बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ से आया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें मास, ये तो कभी बदलता ही नहीं है, और हम बताए थे कि एक्सेलरेशन को यहाँ पे जी लिखा जाता है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, mg, और जितना फोर्स लगाएगा वही उसका वेट है, जितना फोर्स लगाएगा वही उसका क्या है, वेट। तो वेट बराबर क्या लिखेंगे, mg। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये एक सेब है और इसका मास कुछ होगा, मान लिया जाए मास इसका 5 kg है। अब कोई पूछे कि इसका वेट कितना होगा, तो हम देखेंगे कि अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स लगाएगा यही इसका वेट हो जाएगा, और निकालने के लिए यही चीज हम लगाएंगे। ठीक है, कि वेट बराबर mg, और m मास 5 किलो है, और g पृथ्वी पर लिया जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे कभी 10 भी आपको लेना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन होता यही है एक्चुअल में। ठीक है, तो लीजिए 9.8 और गुना कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। और ध्यान रखिए चूंकि बल है तो बल को न्यूटन में लिखते हैं, तो इतना न्यूटन होगा, ये इतना क्या होगा, न्यूटन, केजी में नहीं। कभी कभार गलती से एग्जाम में लिख देता है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में एक बार हुआ है ऐसा कि उसको न्यूटन में लिखना था, केजी में लिख दिया था, तो वो रॉन्ग है, हम कुछ नहीं कर सकते, न्यूटन सही है लिखना। ठीक है, चलिए अब बताइए, ठीक है, कि वेट बदलेगा या नहीं बदलेगा। ठीक है, वेट डिपेंड करता है मास पे और जी पे, ये नहीं बदलता, लेकिन जी तो बदल जाता है। लास्ट दिन हम लोग देख चुके हैं, जी बदल जाता है, अभी भी तुरंत हम लोग पढ़े कि जी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जी के चेंज होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो बदल जाएगा। आप पोल पे चले जाएंगे तो कुछ होगा, आप मून पे ले जाइए कुछ होगा, अंतरिक्ष में ले जाइए कुछ होगा। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ बुझिए कि ये अर्थ है ना, अर्थ पे जी का वैल्यू कितना है, चलिए जी मान लेते हैं अर्थ पे जी है, तब मून पे कितना होता है, यहाँ जितना जी है मून पे कितना होता है, मून पे होता है 1/6। तो वेट निकालने के लिए लिखेंगे मास इंटू जी पृथ्वी के लिए, और जब मून पे चले जाएंगे तो क्या लिखिएगा, मास तो वही रहेगा, और यहाँ जी लेना है कितना, 1/6। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं कि नहीं, कि by6। ठीक है, यहाँ पे mg और यहाँ पे आ जा रहा है 1/6, समझ रहे हैं। तो ये चीज बहुत जगह हम लोग यूज लेंगे, काम में लेंगे, कि यहाँ पर जितना होगा उसका 1/6 होगा मून पे। ठीक है, 1/6 होगा मून पे। चलिए, अब चूंकि ये बल है ना, भार एक प्रकार का क्या है, बल, और बल सदिश राशि है। बल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है,
सदिश कहते हैं जिसमें दिशा हो, तो यहाँ पे दिशा है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है ना, तो वही आपका दिशा हुआ। अर्थ खींचता किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ है, तो यही इसका डायरेक्शन हुआ। तो इसमें दिशा है, डायरेक्शन है, तो ये सदिश राशि। ठीक है, चलिए अब इसको मेजर कैसे करेंगे भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है कितना, वो हम मेजर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो कमानीदार तुला। ये कमानीदार तुला एक एग्जाम्पल के लिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, गैस जब लोग भराने के लिए जाते हैं आप, तो वहां पे देखिएगा कि ये इस तरह से रखता है, उसमें यहाँ पे हुक लगा रहता है, जब हम सिलेंडर को इसमें डालते हैं तो नीचे चला जाता है। तो वो एक तरह से स्प्रिंग बैलेंस है, वो एग्जैक्ट स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट स्प्रिंग बैलेंस रहता तो वो वेट बताता, और वेट को न्यूटन में बताते। कभी आपको न्यूटन में बताया है? नहीं। तो एग्जैक्ट स्प्रिंग बैलेंस नहीं, लेकिन समझने के लिए हम ले सकते हैं, वैसा ही होता है कुछ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, वैसे आजकल ये वाला भी आ गया है इस तरह का, जिसमें आप खड़ा होकर के तो लुआते होंगे स्टेशन वगैरह में। ठीक है, हालांकि वो भी एक्चुअल में जो है वो वेट नहीं बताता है, लेकिन इसी तरह का मशीन एक स्प्रिंग बैलेंस या इस तरह का होता है, जिसे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, वैसे शायद आप लोग समझ गए पूरा। ठीक है, चलिए बताइए, तुरंत बताइएगा कि अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मास है, द्रव्यमान है 60 केजी। कितना है? 60 केजी। तो मून पे जो है इसका मास कितना होगा, मून पर इसका मास कितना होगा, बताइए, तुरंत बताइए। ठीक है, तो कितना होगा? 10 केजी। जो बोल रहे हैं एकदम गलत बोल रहे हैं भाई, 60 केजी। क्या बोले थे? मास कभी बदलता है? नहीं। यहाँ 60 केजी तो कहीं भी ले जाइए 60 केजी होगा, नहीं बदलेगा। ठीक, चलिए हाँ, बदलता कब? जब ये आपको जो मास लिखा है ना, यदि ये मास ना लिख करके क्या लिखता कि अर्थ पे वेट है, भार 60, तो फिर केजी नहीं लिखता, न्यूटन लिखता। तब फिर पूछता कि मून पे जो है इसका वेट कितना होगा, तो हम क्या बोले, वेट तो बदल जाएगा ना। अर्थ पे mg, मून पे जाने से g का जो वैल्यू है कितना हो जाता है मून पे? 1/6। मून पे यही हो जाता है ना, तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि अर्थ पे यदि वेट है कितना, 60 न्यूटन, तो मून पर होगा कितना। ठीक है, तो जितना यहाँ है उसका 1/6, g 1/6 होगा तो वेट भी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 10 न्यूटन होगा मून पे। ठीक है, तो इसमें करना है, आप समझ पाए होंगे। मास बोला तो नो चेंज, लेकिन वेट बोला तो चेंज होता है, 1/6 करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए आप बताइएगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यदि ऐसा रहा तो क्या होगा। जवाब दीजिए आप लोग कि अर्थ पे इसका मास है 60 केजी। अर्थ पे कितना है मास? 60 केजी। तो आपको बताना है कि मून पर इसका वेट क्या होगा, मून पर इसका वेट क्या होगा। आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बना पाएंगे इसे, और यदि नहीं भी बना पाएंगे तो सोचिए जरूर, हम अगला दिन जब बताएंगे तो पूरी तरह से दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा। अब यदि कंपेयर करना है तो कंपेयर करने को शायद अब जरूरत नहीं है, द्रव्यमान और भार को। ये कभी बदलता नहीं, ये बदल जाता है। ये केजी में लिखते हैं और ये न्यूटन में लिखते हैं। ये अदिश राशि है स्केलर, ये सदिश राशि है फैक्टर। ठीक है, बस। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज आपको बता रहे हैं कि हमारा अपना कुछ भार है। ठीक है, सबका अपना कुछ भार है। अब बताइए कि हम भार महसूस क्यों कर पाते हैं और कब करते हैं, हमें अपना भार का आभास, फीलिंग, रियलाइज कब होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये वो वाला है जो आपका स्टेशन वगैरह में रहता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। जब आप इस पे खड़ा होते हैं, अर्थ है यहाँ पे, मान लीजिए इसको टेबल पे रखा हो या जहां रखा हो, वैसे भी रख सकता है, स्टेशन प्लेटफॉर्म पे भी रख सकता है। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म भी तो पृथ्वी पर है ना भाई। तो अर्थ जो है हमें खींच रहा है सेंटर की तरफ, खींच रहा है इधर, अर्थ खींच रहा है। ठीक है, चलिए, तो अर्थ जब खींच रहा है, ठीक है, किसी बल से, तो हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जानते हैं। ठीक है, कि इधर से यदि हो रहा है एक्शन, तो इधर से भी क्या होगा, रिएक्शन, प्रतिक्रिया बल लगेगा। और यहाँ प्रतिक्रिया बल लगाता कौन है, तो वही मशीन।
क्योंकि हम मशीन पे ही खड़ा है, अर्थ पे तो खड़ा है नहीं। अर्थ क्या कर रहा था कि मशीन सहित हमको पूरा खींच रहा था अपनी तरफ, ठीक है, और मशीन जो है धकेल के रखा है, ठीक है। तो ये जो मशीन द्वारा जो लगाया गया प्रतिक्रिया बल है, इसी के कारण मशीन जो है वो रीडिंग बताता है, जितना भी आपका बताए 60 न्यूटन 70 न्यूटन, हालांकि न्यूटन में तो बताता नहीं है, लेकिन मान लिया जाए क्योंकि हम लोग वेट का बात कर रहे हैं तो न्यूटन ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो प्रतिक्रिया बल है उसी के कारण ही मशीन जो है वो रीडिंग बताता है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में यदि ये प्रतिक्रिया बल जो इधर से रिएक्शन फोर्स लग रहा है यदि वो शून्य हो गया तो मशीन जो है वो रीडिंग नहीं बताएगा, ठीक है। मशीन जो है वो रीडिंग नहीं बताएगा। बोल कैसे, यहां पे समझिए, ध्यान दीजिए। ये मान लिया जाए कि इतना ऊंचा था हमारा टेबल और यहां पे हम वो मशीन रखे हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। हम यहां पे खड़ा हो गए, अर्थ हमको खींचा और ये मशीन जो है प्रतिक्रिया बल लगाएगा, कुछ रीडिंग बताएगा। अब सोचिएगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। सोचिए कि यदि ऐसा हो कि जैसे ही हम अपना पैर रखे, जैसे ही अपना हम पैर रखे वैसे ही ये टेबल यदि कोई हटा लिया, टेबल क्या किया, कोई हटा लिया, ठीक है, टेबल कोई हटा लिया और ये 1 किलोमीटर है ऊंचा, टेबल को हटा लिया। अब बताइए यदि कोई टेबल हटा लिया तो क्या आप इस मशीन पे फोर्स लगा पाएंगे, दबा पाएंगे इसको? नहीं दबा पाएंगे, गिरने लगेगा ना, गिरने लगेगा, आप भी गिरेंगे, मशीन भी गिरेगा, तो आप मशीन पे फोर्स लगा नहीं पाएंगे। और जब मशीन पे आप फोर्स लगा नहीं पाएंगे एक्शन, तो इधर से रिएक्शन तो होगा नहीं, तो क्या मशीन वैसे कंडीशन में कुछ रीडिंग बताएगा? नहीं रीडिंग बताएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए ना, बहुत ऊंचा से नहीं कूदना है तो टेबल पे रखिए मशीन और चढ़िए और दोस्त को बोलिए जैसे चढ़े वैसे ही हटा देना टेबल को, तो आप मशीन सहित नीचे गिरिएगा, तो आप फोर्स लगा ही नहीं पाइएगा। आप सोचिए, ठीक है, ये हमारा जो है मशीन है और जैसे ही हम पैर रखे, जैसे ही पैर रखे वैसे ही छोड़ दिया, तो ये तो गिर जाएगा भाई, ठीक है। तो चूंकि गिर जाएगा, हम एक फोर्स लगा नहीं पाएंगे, तो इधर से रिएक्शन भी नहीं होगा, तो मशीन कुछ रीडिंग नहीं बताएगा। तो यदि मशीन कुछ रीडिंग नहीं बताएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, हमें अपना भार भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, हमें अपना भार महसूस नहीं होगा। और एक चीज आप देखे होंगे कि जब हम ऊंचाई से कूदते हैं तो आप गिर रहे होते हैं, और यदि मशीन वहां हो भी आपके पैर में बंधा हुआ या कुछ भी, तो मशीन कुछ रीडिंग नहीं बताएगा। ये स्थिति भारहीनता कहलाता है, ठीक है। ये स्थिति क्या कहलाता है? भारहीनता कहलाता है। तो वही हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भारहीनता की स्थिति, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, आज तक आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आज देखिए, आज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ नहीं क्लियर हुआ तो कभी नहीं क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा। पूरा यूट्यूब का वीडियो छान लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ क्लियर नहीं तो कभी नहीं क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, समझ में आ रहा है ये चीज? वर्ड का मतलब वेट लेस, लेस मैंने होता है नहीं होना, और नेस दैट मीन्स वो चीज का फीलिंग होना, ठीक है। तो भार हीन, हीन माने नहीं होने की जो स्थिति है वही भारहीनता है, ठीक है। ऐसी स्थिति जब हमें लगता है कि हमारा भार जो है वो शून्य हो गया है, नहीं है, तो वही स्थिति भारहीनता कहलाती है, ठीक है। कब कब होगा देखिए, तो एक आपका होगा फ्री फॉल के कंडीशन में। हम आपको जो अभी समझा रहे थे क्या, कि जैसे ही मशीन पे पैर रखे वैसे ही वो गिरने लगा, तो गिरने लगा तो फ्री फॉल है, मुक्त पतन है, ठीक है। तो फ्री फॉल में मशीन रीडिंग नहीं बताएगा। तो एक आपका हुआ कि जब हम फ्री फॉल में हो तो वहां पे मशीन जो है रीडिंग नहीं बताता है, हमें अपना भार जो है वो शून्य महसूस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों आती है भारहीनता, तो हम कहेंगे कि मशीन या हम या जो भी, ठीक है, नीचे गिर रहे होते हैं फ्री फॉल से, ठीक है। अच्छा, फ्री फॉल आपको याद है एकदम? फ्री फॉल किसको कहते हैं? फ्री फॉल वो है जब केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता हो और कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, केवल और केवल उस पर अर्थ का क्या लग रहा हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जानते हैं अर्थ का जब ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स या कहें इस त्वरण से गिर रहा हो, वही आपका क्या होता है? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में हमें अपना भार जो है वो शून्य महसूस होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रतिक्रिया बल नहीं लग पाता है, वही सब रीजन है। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है क्या? सैटेलाइट में, ठीक है।
सैटेलाइट। लेकिन कौन से सैटेलाइट में? देखिए सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक जिसे मानवों ने बनाया है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल, और ठीक है आर्टिफिशियल जैसे आर्यभट्ट वगैरह जो है, और एक आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल। जैसे बात करें चंद्रमा का तो वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और जो सैटेलाइट है वो करता क्या है, उपग्रह करता क्या है, जैसे ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक कक्षा में, जिसको ऑर्बिट इंग्लिश में कहेंगे, चक्कर लगाता है, वही आपका कहलाएगा सैटेलाइट। चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, हम इंसान ने तो बनाया नहीं, लेकिन वही आर्यभट्ट सुने होंगे, तो वो मानव निर्मित है, ठीक है। तो वो मानव निर्मित आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। तो सैटेलाइट में भी हमें भारहीनता महसूस होता है। अब बोलिएगा क्यों? तो सैटेलाइट भी फ्री फॉल की कंडीशन में होता है। सैटेलाइट भी क्या होता है? फ्री फॉल के कंडीशन में होता है। आप बोलिएगा कि यदि सैटेलाइट फ्री फॉल के कंडीशन में होता है तो गिर क्यों नहीं जाता है, जिस तरह से सेब गिर जाता है। जब सेब फ्री फॉल करता है तो अर्थ से टकरा जाता है, या हम कूदते हैं तो अर्थ से टकरा जाते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट क्यों नहीं अर्थ से टकरा है? तो हम समझाएंगे, एक ही साथ सारा चीज समझाना पॉसिबल नहीं है, तो पैसेंस रखिए, हर चीज हम समझाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि सैटेलाइट फ्री फॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है, और फ्री फॉल का एग्जाम्पल है तो समझ लेंगे कि भारहीनता हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा बात करेंगे। तीसरा तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो घटता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो जब घटता जाएगा तो हम बात करते हैं यदि अर्थ से, फिलहाल हम अर्थ का बात कर रहे हैं कि आप अर्थ से काफी ऊपर चले गए, और इतना ऊपर चले गए कि अर्थ फोर्स लगा नहीं पा रहा है, और जब अर्थ फोर्स लगा नहीं पा रहा है तो भार हमें महसूस नहीं होगा ना, क्योंकि भार क्या होता है? भार होता है कि जिस फोर्स से हमको खींच रहा है, और काफी ऊपर चले जाएंगे फोर्स घटते 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 लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल में शून्य होता कभी नहीं है, लेकिन वो लगभग शून्य ही हो जाता है, ठीक है। तो जब लगभग शून्य हो जाए, जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग शून्य हो जाए, ठीक है, तो सोचिए तो W बराबर mg, मास जो कुछ भी रहे, और ये फोर्स शून्य हो जाएगा तो जी भी तो शून्य हो जाएगा, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? 0। तो एक आपका अंतरिक्ष में होगा, यदि आप अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो वहां भी जो है आपका वेटलेसनेस होता है, वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, तो जी भी शून्य हो जाता है। अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य, जी भी शून्य, तो वेट भी शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ये चीज सब लोग देखे होंगे कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस भारहीनता के कारण, ठीक है। चलिए हम शुरू में आपको बताए थे, याद होगा, कि जब हम अर्थ पे हैं यहाँ पे, तो हमें अपना भार महसूस होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और उस भार के कारण हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं, ठीक है। लेकिन वही अंतरिक्ष में बात करेंगे तो भार है ही नहीं, भार क्या है? शून्य। तो भार शून्य होने के कारण उन लोग जो है वो तैरने लगता है, ठीक है, तैरता हुआ नजर आता है। जिस तरह से हम लोग अस्थिर रहते हैं उस तरह से उन लोग अस्थिर रहता नहीं है, तैरता हुआ नजर आता है। आप मूवी वगैरह में जरूर देखे होंगे कि कैसे अंतरिक्ष यात्री तैरते हुए नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्थ हमको खींच के खड़ा कर लिया, लेकिन वहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं, तो फिर एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, क्या खड़ा, क्या ऊपर, क्या नीचे, कुछ नहीं पता चलता है। जरूर सब लोग देखे होंगे, इमेजिन करिए थोड़ा सा, ठीक है। वैसे नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, अर्थ पे ही, यहीं पर लीजिए, यहीं पर कोई बहुत हल्का चीज हो, कोई बहुत हल्का चीज हो, बहुत हल्का चीज, पेपर से भी हल्का, ठीक है। तो देखिए यदि बहुत हल्का है, भार यदि कम है तो उड़ने लगता है कि नहीं इधर उधर? बोलिएगा एकदम उड़ने लगता है। पेपर बहुत बार देखे होंगे इधर उधर उड़ने लगता है यदि भार बहुत कम हो तो भैया भार यदि बहुत कम है तो उड़ने लगा, और यदि भार शून्य होगा तब तो ऑब्वियस से उड़ेगा। तो वही होता है, वहां भार शून्य है, उड़ता है, इधर उधर तैरता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, ठीक है। आप खाइए पिएगा कैसे, सोइएगा कैसे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि वहां पे कोई व्यक्ति यदि पीने की कोशिश करेगा पानी तो क्या होगा? ये गिलास से यदि हम पीने का कोशिश करेंगे तो जैसे ही गिलास को टेढ़ा करेंगे तब पानी निकलेगा भारहीन, और भारहीन तो पानी तैरने लगेगा, और जब तैरने लगेगा तो पकड़ पकड़ के पिएंगे कैसे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होगा। वहां पर लोग क्या करते हैं, इस समस्या से बचने के लिए पाइप लगाते हैं और मुंह से खींचते हैं, ठीक है। और गिलास से यदि पानी पीना चाहें तो संभव नहीं होगा पानी पीना, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं, भारहीन है, उसके कारण पानी जो है वो बाहर निकल के तैरने लगेगा, जैसे अंतरिक्ष यात्री तैरता है, ठीक है। तो समझ पाए होंगे इसे, भारहीनता की स्थिति, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग लिफ्ट पे। लिफ्ट, ठीक है, सब लोग जानते हैं लिफ्ट। चलिए देखिए, आप लोग ये महसूस यदि किए हो तो ठीक, नहीं किए तो आगे से करिएगा। जब हम लोग लिफ्ट में रहते हैं और जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि ज्यादा भारी हो गए, लगता होगा, और जब नीचे आ रहा होता है लगता है हल्का हो गए, कहीं उड़ ना जाए। ठीक है, कहने का मतलब हमारा जो वेट है, भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, नीचे आते वक्त घटा हुआ प्रतीत होता है। तो हमें अपना जो भार प्रतीत होता है उसी को कहते हैं आभासी भार। हमें अपना भार जो महसूस होगा उसी को आभासी या कहेंगे अपारेंट इंग्लिश में, ठीक है, अपारेंट वेट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि लिफ्ट में ये कैसे कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज में ही कंफ्यूजन होता है, एकदम पेशेंस, एकदम पूरा आंख गड़ा के देखना है। पहला चीज तो ध्यान रखना यह है कि अर्थ यदि एक समान वेलोसिटी से ऊपर जाए, एक समान वेलोसिटी मतलब समझे 50 मीटर पर सेकेंड, और कुछ देर बाद भी उसका 50 मीटर पर सेकेंड था और 50 मीटर पर सेकेंड था, मतलब यहाँ वेलोसिटी बढ़ा नहीं है। और यदि वेलोसिटी बढ़ा नहीं है, एक समान वेलोसिटी है, तो त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा वेलोसिटी, त्वरण जीरो होगा। ये सारा चीज हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो यदि एक समान वेलोसिटी या कहें कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि ऊपर जा रहा हो या नीचे भी क्यों ना आ रहा हो, ठीक है, मतलब त्वरण यदि जीरो है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भार न तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा न तो घटा हुआ प्रतीत होगा। समझ पाए? ठीक है, ऐसी स्थिति में न तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा न तो घटा हुआ प्रतीत होगा। आपका जितना है एक्चुअल में आपको उतना ही प्रतीत होगा। समझ रहे हैं? सारा चीज देखिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। दूसरा चीज क्या है कि यदि एक्सेलरेट होकर के ऊपर नीचे गए, एक्सेलरेट होकर के मतलब समझे वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, मैंने त्वरण जीरो नहीं है, कुछ है त्वरण, तो ऐसी स्थिति में बढ़ा घटा प्रतीत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि एक्सेलरेट होकर के ऊपर गया, एक्सेलरेट होकर के यदि ऊपर जाएगा तो ऐसी स्थिति में बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ऐसी स्थिति में बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और यदि एक्सेलरेट होकर के नीचे गया, त्वरित होकर के यदि नीचे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, एक्सेलरेट होना का मतलब वही हुआ कि मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड था, तो कुछ देर बाद हो गया 60 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 70, फिर 80, इस तरह से। ठीक है, तो ऊपर जाने पे बढ़ा हुआ और नीचे आने पे घटा हुआ। और ये चीज हम आपको पहले ही बता दिए कि आप ये महसूस कर चुके हैं कि एक्सेलरेट होकर ऊपर जाने से बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि कितना प्रतीत होगा, हमारा एक्चुअल जो वेट होता है वो कितना होता है, mg, तो यहाँ पर कितना प्रतीत होगा, तो यहाँ पर प्रतीत होगा आपका mg प्लस ma। ठीक है, यहाँ पर जो अपारेंट वेट होगा, जो हमें महसूस होगा, वो mg प्लस ma। mg हमारा एक्चुअल है और ये ma प्लस हमने बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये चीज कहां से आया mg प्लस ma, इसको यदि हम समझाना चाहें तो समझा तो देंगे, लेकिन काफी वक्त लगेगा और उसका आपका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए, उसी में भलाई है, क्योंकि समझने जाए तो ये बहुत पेचीदा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक है, इसी का उल्टा कर दीजिए ना, यहाँ बढ़ा हुआ प्रतीत तो यहाँ घटा हुआ प्रतीत, mg माइनस ma। ठीक है, mg माइनस ma, ये g कौन वाला है समझ रहे हैं, अर्थ वाला, और ये a कौन वाला है, a है जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन, जो लिफ्ट है ना उसका एक्सेलरेशन है, ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। और ये जी अर्थ वाला जो होता है, अर्थ वाला कितना होता है जी, 9.8 होता है ना, वही चीज है। ठीक है, अब वो यदि फ्री फॉल वाला आप नहीं समझ पाए थे ना, तो देखिएगा यहां से फ्री फॉल वाला आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए लिफ्ट में भी कभी कभार हो सकता है कि लिफ्ट की जो डोरी है, रस्सी तार टाइप का लगा हुआ रहता है, देखे होंगे कभी पीछे तरफ से, तो वो डोरी यदि टूट जाए तब क्या होगा बताइए, वो डोरी यदि टूट जाए तो फिर क्या होगा, फ्रीली गिरने लगेगा ना, फ्री फॉल हो जाएगा। फ्री फॉल मतलब वही होता है कि केवल अर्थ के फोर्स के कारण गिर रहा है और रस्सी और कोई धागा नहीं लगा है, तब यदि टूट गया धगवा तब तो फ्री फॉल हो जाएगा। और फ्री फॉल में क्या होता है, अभी तुरंत बताए, वेटलेसनेस, भारहीनता महसूस होगी। ठीक है, वेट हमें लगेगा कि है ही नहीं, शून्य महसूस होगा। इसे मैथमेटिकली यदि देखना है तो यहां पर देखिए फ्री फॉल में क्या होगा,
इसी को यूज करते हैं, क्योंकि डोरी टूटेगा तो नीचे आएगा ना, और नीचे आने पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, mg माइनस एम ए। ठीक है, देखिए करिए, mg माइनस एम, ये किसका है, लिफ्ट का है ना, और ये अर्थ। अब बताइए एम जी माइनस ए लिख सकते हैं, एम कॉमन लेके लिख सकते हैं। अब बताइए एम, अब जी का वैल्यू 9.8। अब बताइए लिफ्ट किस रेट से एक्सेलरेट करेगा, यदि फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में कुछ भी हो 9.8 होगा। कोई मशीन कोई इंजन नहीं काम कर रहा है, 9.8 होगा, माने सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, केवल अर्थ वाला लग रहा है। तो अब बताइए एम और 9.8 माइनस करने कितना हो जाएगा, तो यही हुआ ना। तो फ्री फॉल में क्यों होता है जीरो, इसको हम इस चीज से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेलवे में पूछ चुका है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से तो एसएससी रेलवे हर एग्जाम में आता है। ठीक है, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, पीसीएस वगैरह हर एग्जाम में आता है। ठीक है, और पीसीएस वाले जो हैं उन लोग ध्यान रखिए कि पीसीएस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक यही ग्रेविटेशन वाला चैप्टर और एक आपका लाइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी से नहीं आएगा, लेकिन ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम के लिए। स्टेट पीसीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेगा, और बाकी रेलवे वगैरह में तो भाई पूछिए ही नहीं, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज समझ पाए आप लोग। चलिए ठीक है, दोबारा देखिए यदि दिक्कत हो, अदरवाइज कमेंट भी करिए आप क्या आपको नहीं समझ में आया। चलिए अब देखिए एक चीज और पूछता है यहाँ पे। ठीक है, वो पूछता है ये कि ये नीचे आ रहा है लिफ्ट, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, और मान लिया जाए रस्सी टूटा नहीं है, बंधा है, और मान लिया जाए यदि लिफ्ट का एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो जाए, 9.8 है ना, और इससे भी ज्यादा हो जाए, मान लिया जाए 12.8 हो जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्यान से समझिए। नीचे आ रहा है mg माइनस एम, यही करेंगे, एम जी माइनस ए, एम जी का वैल्यू रखिए 9.8, यही रखेंगे, माइनस ए का वैल्यू 12.8। ठीक है, तो यहाँ पे m और माइनस में बचेगा ना, प्लस माइनस सब लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं, -3। तो बताइए ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो वेट है, ठीक है, m कुछ भी रहा हो, 20 30 कुछ भी रहा हो, तो वेट तो ओवरऑल माइनस आ जाएगा ना, एकदम माइनस आ जाएगा। तो अब बताइए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वेट माइनस में चला जाएगा। इमेजिन करिए, इमेजिन करना होगा क्या होगा ऐसे कंडीशन। एक तो हो सकता था जीरो हो तो फ्री फॉल, तैरते तैरते गिरेंगे। ठीक है, और ये चीज माइनस हो जाए तो क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए जब जीरो था तो नीचे गिर रहे थे, और जब माइनस हो जाएगा ना तो लिफ्ट आएगा नीचे, लिफ्ट तो नीचे ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप जो है जाने लगेंगे ऊपर। माइनस का मतलब वही ना कि उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ रहा है तो उधर चले जाएंगे, आप उधर चले जाएंगे तो लिफ्ट में जाके छत से जो है टकरा जाएंगे, मुंडी फूट जाएगा आपका। इमेजिन करिए लिफ्ट नीचे आ रहा है और आपका वेट माइनस हो गया, जीरो नहीं, जीरो से भी कम हो गया, माइनस, तो आप ऊपर छत पे जाके टकरा जाएंगे। ठीक है, दोबारा देखिए, बहुत कठिन चीज है ये। हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, केंद्र कहते हैं किसे, बीच में जो होता है उसी को केंद्र कहते हैं ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि, तो आप जानते हैं कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। रोटी ले लीजिए, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। अब यदि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो हर कण का अपना कुछ मास होगा, बोलिएगा हाँ। अब सोचिए उसमें से कोई तो ऐसा एक पॉइंट होगा जहां हम सारे मास को केंद्रित मान सकते हैं, मतलब मान कर चल सकते हैं कि सारे मास का यही क्या है, सेंटर। ठीक है, तो सारे मास का, सारे द्रव्यमान का जिसको हम मान सकते हैं सेंटर, वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। जिस तरह से आप ये सुनते होंगे ना, पूरा सिटी, पूरा शहर, तो पूरा शहर तो पूरा लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें भी किसी को कह दिया जाता है कि ये सेंटर है, तो वही हुआ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलिए
यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा है, और जब भी ग्रेविटी आया तो गुरुत्व, हर जानते होंगे कि जब अर्थ गुरुत्व बल लगाता है तो हमें अपना भार महसूस होता है, तो इसका संबंध वेट से है, भार से है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो कण है, हर कण का अपना भार होगा। भार अभी बताए हैं, वेट बराबर mg होता है, मास इंटू जी। तो हर कण का अपना भार होगा। अब उसमें से कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें हम सारे भार को केंद्रित मान सकते हैं, तो वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यदि आपको पता करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लीजिए, जैसे इसको लीजिए, ठीक है, ठीक है, किसी को भी लीजिए, इसको लीजिए और इस कलम को या कोई भी से लेके फोर्स लगाइए, ठीक है। जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा करके इसको बैलेंस कर लें, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा के हम इसको बैलेंस कर लें, वही आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब ये चीज लेते हैं, मान लिया जाए, तो सोचिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होने का चांस है, क्या ये कोना में होने का चांस है, नो चांस, यहाँ रखें गिर जाएगा, इधर कहीं होने का चांस है। तो क्या लगता है कि ज्यादा चांस है कि बीच में ही होने का उम्मीद है, यही इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे देखिए अर्थ इसको खींच रहा था नीचे की तरफ, नीचे की तरफ खींच रहा है ना, ठीक है। अर्थ तो इसको हम यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, सबका अपना भार है, अर्थ इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, हम क्या किए यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स लगा के इसको बैलेंस कर दिए, तो वही आपका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बोलेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखिए कि यदि ऑब्जेक्ट छोटा हो तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होता है, जो सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब एग्जाम में आपको देखना होगा कि क्या पूछा है। यदि पूछा कि सारा द्रव्यमान जहां केंद्रित है उसको सेंटर ऑफ मास, सारा भार जहां केंद्रित है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझ रहे हैं। चलिए अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये चीज तो हम समझ गए कि इस पे यदि ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एक दो चीज आप लोग बता दीजिए पहले कि ये मार्कर है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां होने का उम्मीद है, चलिए ठीक है। ये रिंग है, रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा, या साइकिल का पहिया है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, कहां हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। कुम्हार का चाक देखे हैं क्या, बोलिएगा हाँ, तो कहां पे फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर देता है, तो यहीं पर होता है ना। यदि हम रिंग का एग्जांपल लेते हैं, रिंग अंगूठी, तो अंगूठी में देखा जाए तो यहां पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहीं पे आपको कुछ लगाना पड़ेगा, लोहा हुआ कुछ भी, और यहीं पे फोर्स लगा के आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। अंगूठी को इधर कहीं फोर्स लगा के बैलेंस नहीं कर पाएंगे, यहीं लगाना होगा, तो यहाँ पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जबकि यहाँ पे कुछ भी कण नहीं है, यहाँ पे तो अंगूठी का कुछ है नहीं ना, अंगूठी तो सब लोग देखे होंगे ना, इधर रहता है, यहाँ पे तो कुछ रहता नहीं। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां भी हो सकता है जहां पे वस्तु का कोई कण नहीं हो, एक भी कण नहीं, वहां पर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे संतुलन, ठीक है। संतुलन कहने का मतलब बैलेंस बना रहना। आप एक चीज देखे होंगे, खुद देखे होंगे कि चल रहे हैं बैलेंस बना के चल रहे हैं, कभी कभार क्या होता है हल्का सा झुकते हैं, ठीक है, कभी होता है कि संभल जाते हैं, बहुत बार वैसने रह जाते हैं, बहुत बार इस स्थिति में आ जाते हैं, बहुत बार गिर भी जाते हैं। तो ऐसा किसी ऑब्जेक्ट के साथ भी तो हो सकता है। मान लिया जाए ये यदि शंकु है, शंकु नहीं समझते हैं तो बर्थडे वाला टॉफी, वो शंकु कौन, उस आकार में आप देखे होंगे कि ये ऐसे बैलेंस है, टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, समझिए इसका कहीं इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यदि इसको हल्का सा टेढ़ा करते हैं, हल्का, तो देखिए वापस इस स्थिति में आ जाता है, माने फिर से ये संतुलित हो जाता है। लेकिन सोचिए यदि बहुत ज्यादा टेढ़ा करते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टेढ़ा करे तो असंतुलित होकर, इम्बैलेंस होकर के गिर जाता है, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है कि जब हम उसको टेढ़ा करें ना तो वैसा ही रह जाए, जब टेढ़ा करें तो वो क्या हो, वैसा ही रह जाए। इसमें तो संभव नहीं है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट में हो सकता है। बहुत बार आप ऐसा चीज देखे होंगे कि टेढ़ा हुआ और वैसने रह गए, आप भी खुद कभी ऐसा किए होंगे, ऐसे हुए ऐसने रह गए, क्रिकेट खेलते वक्त देखे होंगे ऐसे कैसे रह गए।
तो यहां पर देखिए पहले ये हमारा पूर्व वाला स्थिति है। एक चीज तो हो सकता है कि बैलेंस बिगड़े और हम गिर जाएं, हो सकता है। और एक चीज क्या हो सकता है कि जो नया जो पोजीशन है उसी पोजीशन में रह जाए। तो एक हो सकता है कि हम गिर जाएं, एक हो सकता है हम नई पोजीशन में रह जाएं, और एक हो सकता है वापस पहले वाली स्थिति में आ जाए। तो ये बैलेंस 3 तरह का हो सकता है, अनबैलेंस होकर गिर जाना, नई स्थिति में रह जाना, और एक हो सकता है पहले वाली स्थिति में आ जाना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता जनरली, लेकिन समझने के लिए जरूरी है जानना। ठीक है, चलिए अब कोई भी ऑब्जेक्ट संतुलित रहेगा माने गिरेगा नहीं, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखिए कि कोई भी चीज का जो संतुलन है, बैलेंस में बना रहना, वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक तो डिपेंड करता है कि उस पे जो फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स का जो सम है या कहें योग है वो शून्य है या नहीं। यदि सारे फोर्स का सम यदि शून्य है तो वो संतुलित रहेगा, गिरेगा नहीं। और दूसरा होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे होकर गुजरने वाला लाइन उसके आधार से या कहें उसके बेस से गुजर रहा है या नहीं। यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर गुजरने वाला लाइन उसके आधार के अंदर से गुजरेगा तो बैलेंस बना रहेगा, और जैसे बाहर चला जाएगा ना कि गिर जाएगा। हम इसको समझाएंगे, पहले एक चीज समझिए, इस चीज को समझते हैं यदि। ठीक है, देखिए हम क्या किए, इस चीज को हाथ में लिए, ठीक है, गिर नहीं रहा है ना, बैलेंस है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, जितना भी फोर्स लग रहा होगा, वो सारे फोर्स का सम जो है वो 0 रहा होगा। कैसे? जैसे देखिए यहां पे जब हम रखे अपने हाथ में, कितना फोर्स लग रहा होगा? एक तो अर्थ इसको खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। चलिए अब हम यदि इसको बैलेंस रख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, तभी ना हमको मेरा हाथ इन धर लेता है। अर्थ नीचे खींच रहा है, मेरे से पूरा ताकत लगा के इसको थाम के रखे। तो मान लिया जाए अर्थ यदि फोर्स लगा रहा है इधर 3 न्यूटन से, तो आपको भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं? और चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक को यदि हम प्लस से लिखते हैं तो दूसरे को माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा डायरेक्शन ऊपर नीचे। ठीक है, तो एक को प्लस में ले लिए और एक को माइनस में ले लिए, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए। अब बताइए इन दोनों को जोड़िए, +3 -3 क्या है? 0। ठीक है, तो बताइए ऐसे बैलेंस रहेगा? एकदम बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं हाथ से, बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज समझाए कि यदि सारे फोर्स का सम यदि 0 हो जाए तो बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब बताइएगा कि यदि हम ऐसा करें कि अपना हाथ यदि हटा लें यहां से, तो यदि हाथ हटा लेंगे तो ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, केवल यही वाला फोर्स काम करेगा। यदि केवल यही वाला फोर्स काम किया तो फोर्स तो 0 हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये यदि हटा लिया हाथ तो नीचे गिर जाएगा, माने बैलेंस खत्म हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अस्थिर तभी तक रहेगा जब सारे फोर्स का सम कितना हो? 0। ठीक है, चलिए। और दूसरा बात ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके लिए दूसरा एग्जांपल आपको लेना होगा, वही वाला लेंगे, शंकु वाला। ठीक है, इधर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यहां से आप लाइन खींचिए, देखिए ये इसके सेंटर से माने सॉरी इसके आधार से गुजर रहा है या नहीं? हाँ गुजर रहा है, तो बैलेंस रहेगा, गिरेगा नहीं। अब हल्का सा टेढ़ा करिए, हल्का सा क्या कर दीजिए, इसको टेढ़ा कर दीजिए। हमारे पास 3D ऐसा कुछ है नहीं, इमेजिन कर लीजिए हल्का सा टेढ़ा हो गया। अब जब हल्का सा टेढ़ा हो गया और ऐसे हो गया, और यदि इतना टेढ़ा हुआ क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर गुजरने वाला लाइन यदि अभी भी इसके अंदर है, तो हम क्या बोले, जब तक अंदर रहेगा तब तक नहीं गिरेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाए, समझिए मेरा फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनता है, यदि बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाए, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाए और इतना टेढ़ा हो जाए कि यहां से गुजरने वाला जो लाइन है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाला लाइन यदि इससे बाहर चला गया, इसके आधार से बाहर चला गया, तो यही स्थिति है जब क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, जब तक अंदर रहेगा तब तक नहीं गिरेगा, बाहर जाएगा गिर जाएगा। ठीक है, चलिए, मैंने केवल झुका देने से गिर जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, अंदर रहेगा तो नहीं गिरेगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या कि जो पिसा की झुकी हुई मीनार है, पिसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिरता क्यों नहीं है? झुका है इसके बावजूद गिर क्यों नहीं रहा है? ठीक है, लोग आश्चर्य करते हैं कि झुका है फिर भी नहीं गिर रहा है, तो उसके पीछे वजह यही है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पीसीएस में भी, रेलवे में भी। ठीक है, देखिए इसका आधार काफी चौड़ा है, तो इधर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं रहा होगा, ज्यादा चांस तो ऊपर ही रहा होगा,
हाँ, जैसे कलम का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ बताए थे, तो इसका भी इधर कहीं रहा हो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर गुजरने वाला लाइन इसके आधार के अंदर से ही गुजर रहा है, आधार के अंदर से ही गुजर रहा है, इसलिए नहीं गिर रहा है। यदि भविष्य में ये मीनार झुकते 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 यदि इतना झुक जाए, कितना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर गुजरने वाला लाइन यदि इसके आधार से बाहर चला जाएगा, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन जो है क्या होगा, गिर जाएगा। अभी तक नहीं गिरा, भविष्य में गिर सकता है। ठीक है, चलिए अब ये चीज आप समझ पाए होंगे कि इसका आधार जितना हम चौड़ा बनेंगे उतना ही बैलेंस रहेगा, कम चांस रहेगा गिरने का। ठीक है, सोचिए इसी का आधार यदि हम इतना चौड़ा बनाते तो इतना झुकने पर भी वो नहीं गिरता, क्योंकि अब भी आधार के अंदर से गुजर रहा है। यही कारण है कि जो स्टैंड बनाया जाता है, स्टैंड फैन तो सब लोग देखे होंगे कि उसका आधार चौड़ा रखा जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर गुजरने वाला लाइन आधार के अंदर से रहे, अंदर रहेगा तो नहीं गिरेगा, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और यहां पर आप देखे होंगे कि जो खिलौना है या जो जहाज होता है, पानी का जहाज, गाड़ी वाला खिलौना जहाज, पानी वाला जहाज, एक्चुअल वाला जहाज, उसमें देखिएगा कि नीचे पेंदी में लोहा या कुछ भारी भारी चीज भरा जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं इसी से है, समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि इतना ऊंचा एक जहाज है पानी का, इसका इधर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इधर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब बताइए यदि यहाँ पे हम बहुत भारी भारी चीज भर देंगे, भारी भारी चीज डाल देंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? हल्का सा नीचे आ जाएगा, हल्का सा क्या होगा? नीचे आ जाएगा। अब यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यहाँ पे यदि बहुत भारी चीज लटका दें या कुछ चीज लटका दें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही रहेगा कि इधर आ जाएगा, हल्का आ जाएगा इधर। तो सेम इसी चीज को ऐसे कर दीजिए, सेम इसी चीज को ऐसे कर दीजिए। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ था, यहाँ कुछ भारी भारी चीज डाल दिए तो हल्का इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसे कंपेयर करें तो हल्का सा नीचे आ जाएगा। इससे फायदा होगा क्या? इससे फायदा ये होगा कि जहाज चलते वक्त यदि टेढ़ा भी हो जाए कभी लहर में, यदि हल्का टेढ़ा भी हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर गुजरने वाला लाइन इससे बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं जाएगा तो पलटेगा नहीं। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि इधर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। ठीक है, चलिए इधर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, यहाँ अंदर में रहा होगा कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाज है इधर कहीं अंदर में रहा होगा। ठीक है, उसको हम तो फोड़ेंगे नहीं, समझिए वहां रहा होगा। अब चलते चलते ये हल्का टेढ़ा हो गया, क्योंकि नीचे है तो टेढ़ा हो जाने से भी ये अंदर रह जाएगा, टेढ़ा हो जाने से भी ये क्या रहेगा? अंदर ही हो जाएगा। और नहीं तो ट्रक लीजिए, ट्रक का एग्जांपल लीजिए, यदि दिक्कत हो रहा है तो ट्रक में यहाँ लोहा लोड कर दिए हैं, मान लीजिए छड़ पूरा लोड कर दिए। अब चलते चलते ट्रक यदि हल्का टेढ़ा भी होगा ना तो सेंटर ग्रेविटी वाला लाइन बाहर नहीं जाएगा, उसके चक्का के अंदर ही रहेगा, तो गिरेगा नहीं। इमेजिन करिए ना थोड़ा। ठीक है, कि नीचे है, ठीक है, तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और वही यदि ट्रक में ओवरलोड कर दिया जाए तो ओवरलोड करेंगे तब तो ओबियस से ऊपर में रहेगा कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर रहेगा क्या होगा? हल्का भी टेढ़ा होगा ना कि बाहर चला जाएगा, इतना टेढ़ा हुआ तो बाहर चला जाएगा, पलट जाएगा ट्रक। यही कारण है कि पुलिस रोकता है ओवरलोड करने से, क्योंकि ओवरलोड करने से ऊपर ज्यादा रहेगा तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा, हाँ, फिर टेढ़ा होगा, झटका लगेगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। और यदि आपको दिक्कत हुआ और ना समझ में आया हो तो आप फिर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए।